रहने वाला पारसी भी हिंदू है, यहाँ पे रहने वाला मुसलमान भी हिंदू है, यहाँ पे रहने वाला सिख भी हिंदू है, और हिंदू तो हिंदू है ही। हिंदू सो हूसोएवर इज लिविंग इन हिंदू हिंदुस्तान इज हिंदू। भैया आपको इंडिया नहीं बोलते ना बाहर जाके। भारत कब जुड़ा हुआ नहीं था, भारत कब जुड़ा हुआ नहीं था, वो तो बांटने का काम कर रहे हैं। जनता को तक राक्षस बोल रहे हैं तो राइट ऑफ स्पीच की कहाँ बात कर रहे हैं? कौन सी गाली से संबोधित नहीं किया गया। उन्होंने 70 साल में 70 एयरपोर्ट बनाए, इन्होंने 9 साल में 70 एयरपोर्ट बनाए। चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, दोनों पहले से कहीं ज़्यादा सशक्त हुई हैं। और आर्मी जब किसी भी देश की सशक्त होती है तो कोई भी देश उसकी तरफ गलत निगाहों से नहीं कर सकता, चाहे कितना ही वो बलशाली ना हो। आज चाइना शायद कितना हमको करना चाहेगा बट वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारे ग्लोबल पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी लेवल पर हर देश हमारे साथ खड़ा है, हर देश हमारे कहीं ना कहीं हमारी ओर देख रहा है। आज अगर रशिया यूक्रेन की भी वॉर है तो मध्यस्थता के लिए मोदी जी बीच में जेलेंस्की से बात करते हैं, तो पुतिन से भी बात करते हैं। तो इस तरीके का डेमोक्रेटिक और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक रिलेशन हर देश के साथ आपको इतना स्ट्रांग बना रहा है। आज कश्मीर के आप देखिए, कश्मीर में G20 की मेज़बानी करी जा रही है। आज राहुल गांधी जब यात्रा पे निकलते हैं तो पैदल रास्ते से जाते हैं। आज तक नहीं हुआ उनके परिवार से कोई सड़क से कश्मीर गया, और जिस रोड से गए हैं वो केवल और केवल वहाँ पे उग्रवादी अटैक्स होते रहते थे, बॉम्बिंग होती थी, ये पैदल गए हैं। और जब लाल चौक पे गए हैं तो वहाँ तिरंगा शान से लहरा रहा था। तो ये पीस देखना, और आप कहते हैं कि रक्षा नहीं है। मैं और आप यहाँ पे बैठे हैं, बहुत जल्दी POK भी आपके पास आने वाला है। मैम मतलब जो जम्मू कश्मीर के पूर्व जो CM रह चुके हैं फारूक जी, उन्होंने कहा कि हमें पर्यटन नहीं चाहिए, बस हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए। उनको 370 धारा हटने से भी प्रॉब्लम है, और यहाँ तक कि वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जाके क्यों नहीं पाकिस्तान से युद्ध कर रहे हैं, हम तो नहीं रोक रहे उन्हें। फारूक साहब को थोड़ा न्यूज़ से अपडेट रहना चाहिए। कश्मीर जो पहले पाकिस्तान के नारे लगाता था, आज वो हिंदुस्तान के नारे लगा रहा है। वो ये कह रहा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर है वो महबूबा मुफ्ती जी, फारूक अब्दुल्ला जी और गांधी परिवार, इन 3 परिवारों की जायदाद समझ के इन्होंने इस पर काबू करने की कोशिश करी है। और इस चीज़ को समझना चाहिए कि देश की अखंडता, एकता साथ रहने में है, शांति बहाल करने में है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से नहीं होती है। और कहीं ना कहीं कर्मों की खेती, अगर ये गलत काम कर रहे हैं तो गलत आ रहे हैं। आपको देखने को प्रत्यक्ष मिलेगा कि ये भोगेंगे भी। कांग्रेस की पार्टी के नेता तो कह रहे कि मोदी सरकार के अंडर में डर और असुरक्षा बना हुआ है। मेरे को तो नहीं लगता। महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है मैम। महिलाएं आप देखिए, अभी इसरो ने चंद्रयान बनाया, उसमें मैक्सिमम साइंटिस्ट महिलाएं थी। मंगलयान के टाइम पे भी जो एजुकेशन की क्वालिटी, चाहे डिफेंस में हमारे जवान के रूप में महिलाएं कितनी ज्वाइन कर रही हैं, देश की इकोनॉमी में महिलाएं कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं, महिलाओं का योगदान किस क्षेत्र में नहीं है, और वो बढ़ के आगे आ रही हैं। मेरे को नहीं लगता कि इस कॉन्फिडेंस के साथ हम और आप कभी हम इस देश में घूम पाते थे आज से 9 साल पहले। आज जो कॉन्फिडेंस, जो एजुकेशन, जो एक्सपोजर, और जो महिलाओं के लिए बेसिक सुविधा, एक तो पढ़ाई लिखाई देना, उनको एजुकेशन देना, दूसरी तरफ 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं जो पीड़ा सालों साल से वो झेल रही थी उससे आज़ाद करवाया। शौचालय की बात मैंने कई बार करी है, बहुत बेसिक चीज़ है ये, बेसिक डेली आपकी रूटीन की चीज़ है वो महिलाओं को, क्योंकि कितना हीन भावना के साथ महिलाएं जाती होंगी, कितना असुरक्षित फील करती होंगी, कितने बुरे काम होते होंगे, ये सुविधा देनी माइक्रो से माइक्रो लेवल तक की, ये क्या पहली सरकारों को समझ नहीं आया? लेकिन विपक्ष तो बोल रही है कि इन 9 सालों में मोदी सरकार ने किया क्या, सिर्फ शौचालय तो बनवा के दिए। विपक्ष का काम तो विरोध करना है, चलिए वो अपना काम करेंगे, लेकिन अच्छा विपक्ष आप अटल जी के टाइम पे देखें, अच्छा विपक्ष क्या होता है कि सरकार के अच्छे कामों में हाथ बटाए, और अगर कोई बुरे डिसीजन है वहाँ पे अपनी राय रखे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हर बात पे EVM में घोटाला बताएंगे, तब तो बोले नहीं जब कर्नाटक जीते। चुनाव आयोग में दिक्कत है, तब तो बोले नहीं जब चुनाव आयोग आपके साथ था। अदालतों पे उंगली करी, अब जब अदालत ने सांसदगिरी वापस कर दी तब अदालत पे कुछ नहीं बोला, तब जी जस्टिस जिंदा है, सच हारता नहीं है। यानी कि अब अभी और कुछ नहीं, और अब तो बौखलाहट स्तर तक जा चुकी है कि सुरजेवाला जी ने तो राक्षस बोल दिया, जनता को ही राक्षस बोल दिया। अरे यही जनता कभी आपको भी वोट दिए होंगे, यही जनता किसी और क्या पता आप ही को वोट देने का सोच रही हो, आपने पहले ही राक्षस बोल दिया। मतलब इतनी बौखलाहट, इतना सत्ता सुख का प्रेम। देखिए होता क्या है, ये लोग जनता को प्ले करते हैं इमोशनली, बट मैं समझती हूँ जनता जागरूक है, सजग है, वो देख रही है ग्राउंड लेवल पे जनता को सुविधाएं मिली हैं। आधे देश बर्बाद है इस समय। कब तक मैम रावण राज में रहोगी? मोहब्बत की दुकान में भी कभी रह लो आप। मोहब्बत की तो दुकान आप बताओ। जब ये लोग थे, कश्मीर का क्या हाल था दुनिया जानती है। आज ये लोग जब गए हैं पैदल पैदल चलते चलते यात्रा के समापन में, तो मोहब्बत की दुकान तो पहले से सजी हुई थी। आपको कहीं यात्रा में कहीं लोकतंत्र आड़े आया, कहीं आपको बोलने की अभिव्यक्ति से आपको नहीं रोका गया, आप फ्रीडम। हाँ मैम, विपक्ष तो बोल रही है ना राइट ऑफ स्पीच बची है अब इंडिया में और ना डेमोक्रेसी बची है। अरे भैया, जनता को तक राक्षस बोल रहे हैं तो राइट ऑफ स्पीच की कहाँ बात कर रहे हैं? कौन सी गाली से संबोधित नहीं किया गया?
और इस नीचे लेवल तक पहुंच गए कि आपने आज जनता को ही नहीं बख्शा। तो राइट ऑफ स्पीच कहाँ नहीं है, सब कुछ तो बोल रहे हैं, यहाँ छोड़िए विदेशों में भी जाके बदनाम कर रहे हैं। पढ़ी लिखी गठबंधन है मैम, पढ़ी लिखी विपक्ष है। देखिए एक बात बताऊँ मैं, पढ़ा लिखा होना बहुत अच्छी बात है, आपके पास 100 सर्टिफिकेट्स 10 डिग्रियाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं वैल्यू उस इंसान की करती हूँ जिसका चरित्र अच्छा है। अगर चरित्र नहीं है, चरित्र खाली एक चीज़ से नहीं देखा, चरित्र हर चीज़ों से देखा जाता है। कुछ तो कैरेक्टर हो आपका, कुछ तो ऑथेंटिसिटी हो आपकी बात में, कुछ तो सच्चाई हो। आप ऐसे बैंगन की तरह लुढ़कते हैं और ये हर एक के साथ प्रॉब्लम है। ये अभी ममता जी क्या बोलती थी पहले राहुल जी को कि टीआरपी है बीजेपी की, आज कह रही हैं कि हम हमारे फेवरेट हैं। अभी वहाँ पे गठबंधन दूसरा बन रहा है तो कह रहे हैं जी राहुल जी गलत कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा अभी कितने रंग बदलेंगे, कितने इनके गिरड की तरह रंग बदलेंगे, तो इनकी क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, इनका कैरेक्टर साक्षात दिखता है। प्रत्यक्ष खुद ही अपनी ही बातों को काटते हैं, अपनी ही बातों से पलटते हैं और सिर्फ स्वार्थ को ऊपर रखते हैं। क्योंकि अगर काम किया होता, यात्रा करना ठीक है, आपकी वापसी के लिए आपने एजेंडा, लेकिन आपने काम कहाँ किया? आपको राहुल गांधी एज ए पॉलिटिशियन, एज ए पब्लिक फिगर, आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी ने 50-55 साल एंड बीइंग बिलोंग टू दी लेगेसी, वो फैमिली गांधी परिवार, समाज को, देश को क्या दिया? मुझे एक काम बता दो। भारत जोड़ो मैम, भारत जोड़ो यात्रा निकाला था, अब 2.0 भी आ रहा था। भारत कब जुड़ा हुआ नहीं था? भारत कब जुड़ा हुआ नहीं था? वो तो बांटने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर दूसरी तरफ तो भारत माता की हत्या कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस कह रही है। भारत माता की हत्या तो वो कर रहे थे लोकसभा में और उस पर तालियां ठोक रहे थे। इनको शर्म नहीं आती है कि आप भारत माता की हत्या कैसे कर सकते हैं? ये जीती जागती माता है और यहाँ पे एक आप इतनी ज़्यादा मुझे लगता है बौखलाहट आ चुकी है कि शब्दों की मर्यादा तो छोड़ चुके हैं। मैंने बताया ना, कभी मोदी को चोर, कभी किसी को चोर, कभी कोई गंदी गाली, हम वो शब्द यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अब वो ये राक्षस की बात हो गई है, तो इनके कहने से कुछ नहीं होता है। जनता काम देखती है और अंत में आपका काम बोलता है। आप कितनी बातें कर लो, जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो मैम कब तक बीजेपी अब हिंदू मुसलमान करके बेसिक नीड्स पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है? जैसे बेरोजगारी हो गया मैम, महंगाई हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवाई जा रही है। कोविड में जब वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट करी, 140 करोड़ देशवासियों को इतने शॉर्ट स्पैन में वैक्सीनेशन, हेल्थ की बात नहीं हुई। इंडिया की फार्मास्यूटिकल कर रही हूँ, लेकिन कोविड था कब? कांग्रेस तो बोल रही है कि कोविड जबरदस्ती लेकर के आई। हिंदू मुसलमान कहाँ? अच्छा एक बात कहा था मैम, अभी ये टॉपिक कोविड कहा था, वो तो बीजेपी जबरदस्ती ला करके लोगों को जीवन शैली खराब की है। देखिए इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, उनके पास अभाव है ज्ञान का, नॉलेज का। हिंदू मुसलमान बीजेपी ने करना होता तो जो गैसें दे रही है तो उस पर पहले आधार कार्ड आपका पूछती तो देती कि आप मुसलमान हो, आपके शौचालय से पहले पूछती। इन रोडों पे टोल टैक्स लगाती कि मुसलमान पे टैक्स इतना लगेगा, हिंदू पे इतना लगेगा। हर सुविधा इक्वल उस पर। और हिंदू मुसलमान, इस देश में खाली मुसलमान माइनॉरिटीज नहीं है, इस देश में सिख भी हैं, पारसी भी हैं, जैनी भी हैं, बुद्धि भी हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और सब बताओ मुसलमान नहीं, मोदी जी हिंदू पे नहीं, मोदी जी देश की जनता पे दे रहे हैं। उन्होंने पहले संसद का निर्माण कराया, राम मंदिर का शिलान्यास जरूर हुआ है, उद्घाटन पहले संसद का हुआ है। संसद में कौन से धर्म के अनुयायी नहीं बैठे थे? क्या गुरबानी नहीं पढ़ी गई थी? क्या वहाँ पे अल्लाह अकबर नहीं किया गया था? क्या वहाँ पे शास्त्र नहीं पढ़े गए थे? क्या वहाँ पे जैन गुरुओं ने नहीं प्रार्थना करी थी? क्या वहाँ पे पारसी गुरुओं ने प्रार्थना नहीं करी थी? एकता, अखंडता, ये जो एकात्मता है इस देश की, उसको उन्होंने सजीव किया है, सृजन किया है, उसको पाला है, उसको पोसा है और उसको आगे बढ़ाया है। कहीं से भी उनके किसी भी डिलीवरी में, किसी भी आचरण में, कहीं से भी हिंदू मुसलमान कहाँ दिखता है? उनके देश सबका है मैम, तो हिंदू राष्ट्र की डिमांड क्यों, मांग क्यों? देखिए हिंदू राष्ट्र, तो ये हिंदू का शब्द को आप मतलब समझिए। आप हिंदू को जाति से क्यों देखते हैं? ये आप जागरूक हुई। सनातन संस्कृति का पर्यायवाची हिंदू जो सबसे पूरा था। आज जितने भी धर्म हैं, पंथ हैं, ये धर्म नहीं है, पंथ हैं, 2600 वर्ष से पुराने नहीं हैं, उससे पहले सनातन है, उसी का पर्यायवाची है। हिमालय से लेके हिंद महासागर तक का स्थान यानी कि ज्योग्राफिकल रीजन इज हिंदुस्तान। सो हूसोएवर इज लिविंग इन हिंदुस्तान इज हिंदू। भाई आपको इंडिया नहीं बोलते ना बाहर जाके, चाहे मुस्लिम पासपोर्ट है, आप मुस्लिम है, आपकी रिलीजन, आपका रिलीजन पारसी है, आपके पासपोर्ट पे क्या लिखा हुआ? इंडियन। बिकॉज आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के आप पार्ट हो, उसमें आप जात पे जा क्यों रहे हो? ये ज्योग्राफिकल जो प्लेसमेंट है हमारे देश की, उसमें रहने वाला एक एक नागरिक हिंदू है। आप इसको अदरवाइज मत लीजिए। यहाँ पे रहने वाला पारसी भी हिंदू है, यहाँ पे रहने वाला मुसलमान भी हिंदू है, यहाँ पे रहने वाला सिख भी हिंदू है। और हिंदू तो हिंदू है ही, हिंदू में भी तो इतनी जातियां हैं, लेकिन सर्वोपरि हिंदू है। तो आप जाति को और इसको रिलीजन, ये रीजन के हिसाब से हिंदू बोला जाता है। सो यू आर एवरीबडी ओवर हियर इज हिंदू ओनली। और जहाँ तक जात की बात है, जब डिवीजन हुआ, यहाँ से 20% हिंदू भाई बहन गए थे पाकिस्तान, वहाँ पे रह गए 1%। सारे मंदिर तबाह हो चुके हैं, सबको कन्वर्ट कर दिया, माताओं बहनों को रेप करके कन्वर्ट करके कर दिया।
तो चर्च भी जलाया गया, मतलब वो किसी धर्म के सगे, वो कहते हैं कि हम एक हैं, हम कहते हैं सब में हम हैं। और वहाँ से 2% आए थे। आज आप मुस्लिम आबादी देख लीजिए, मुस्लिमों का योगदान देख लीजिए, किस क्षेत्र में नहीं है। अरे हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हैं, कहाँ तो मुस्लिम अपना जो सशक्त पढ़े लिखे जागरूक मुस्लिम भाई बहन है, वो देश की प्रोग्रेस में पूरा योगदान दे रहे हैं। यूपी में मुस्लिम महिलाओं ने योगी जी को सबसे ज़्यादा वोटिंग करी, क्योंकि उन्होंने उनको जो 3 तलाक की पीड़ा से बाहर निकाला। कहीं हिंदू मुसलमान ज़मीनी स्तर पे नहीं है, ये सिर्फ कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो ये काम करते हैं, जो मुगलों ने यहाँ पे कर दिया। भाई मुगल जब आए थे, महिलाएं लेकर थोड़ी ना आए थे, सिर्फ पुरुष आए थे। यहीं की हिंदू महिलाओं के साथ रिलेशंस बनाई, उन्हीं को कन्वर्ट किया, यहीं के करे। तो मूल रूप से यहाँ पे मुसलमान कोई नहीं है। मूल रूप से इस पूरे भूखंड में सब हिंदू ही हैं। आप डीएनए चेक करवा लीजिए किसी का। तो इसका मतलब मैम ये मोदी सरकार जय श्री राम के नारे लगाएंगे? देखिए, अगर कुछ प्रायोजित है, भड़काने के लिए है, पीस को डिस्टर्ब करने के लिए है, तो एक अलग कारण है। लेकिन जहाँ तक राम की बात है, राम इस देश की आत्मा में बसता है। आप अंतिम यात्रा पे भी निकलते हैं तो एक ही नाम निकलता है, राम नाम सत्य है। विपक्ष का काम है, विपक्ष सिर्फ सत्ता के लालच में बौखलाया हुआ है, और जनता की आंखें खुल चुकी हैं। जनता ने प्रत्यक्ष देख लिया किसने क्या काम किया है, और उसको जनता सराह रही है। नहीं तो मोदी जी को लाने वाले मोदी जी खुद तो थे नहीं, मोदी जी को लाने वाले जनता जनार्दन ही है ना। किसी रोबोट ने तो वोटिंग करी नहीं थी। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है इनके राज में। कहाँ बढ़ रही है महंगाई? आपको पेइंग स्केल पता है? आज से 10 साल पहले यहाँ पे आप सर्वे कर लेना, सबके मोबाइल पूछ लेना, किसके पास मोबाइल एक तो नहीं है, और है तो कितने का है। आज आप क्या, पहले घर की रोटी का खर्चा नहीं था, 500 रुपये भी, आज आप लोग 500 रुपये रोज आज एवरेज लोग बाहर खा लेते हैं। ऐसे ही पानी की तरफ आज मॉलों में लाइन लगी पड़ी है, रेस्टोरों में लाइन लगी पड़ी है। आप शॉपिंग कर रहे हैं एक से बढ़ के। पहले जब 10 जोड़ी कपड़े होते थे, आज अलमारी में 50 जोड़ी कपड़े, उसमें भी सोचते हैं नए कब ले लें। आपकी पेइंग कैपेसिटी इतनी बढ़ चुकी। पहले बाहर खाने की लोग सोचते नहीं थे, महीना 2 महीने में प्रोग्राम बनता था कि बाहर रोटी खाएंगे। आज हर हफ्ते बाहर खा रहे हो। अरे आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, कमा रहे हो तो खर्च कर रहे हो, तो महंगाई कहाँ से बढ़ गई है? और महंगाई तो ओवरऑल है। आप देखिए, ग्लोबल कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं, कुछ लड़ाई है। अरे भैया, हम तेल भारत के पास नहीं है। जब भारत तेल इंपोर्ट कर रहा है तो भारत महंगाई भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी है कि भाई महंगा मिल रहा है तो क्या कर सकता है। आपकी परचेज महंगी है तो आप उसको सस्ती कैसे कर सकते हो? उसके बाद भी कई बार सब्सिडीज मिलती हैं, आपको चीज़ को समझना है। और आधे दुनिया जो भूखमरी से गुजर रही है, आपके देश में व्यापार तंत्र चल रहा है, नौकरियां चल रही हैं, पढ़ाई चल रही है। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि कहीं शायद लड़ाई हो रही हो। वरना पहले अगर कोई देश लड़ाइयों से गुजर रहा होता था तो आधे देश वैसे ही भूखमरी से गुजर जाते थे। आज दुनिया आपको देख रही है, दुनिया आपको चाइना के सब्स्टिट्यूट की तरह देख रही है, दुनिया आपको एक पावर की तरह देख रही है। आपकी जो मिलिट्री पावर है, आपकी इकोनॉमी को राइज करते हुए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका फ्यूचर है आज की डेट में। आज सबसे ज़्यादा सिलिकॉन वैलियों में एशियन भारतीयों का जय जयकार है। सारी बड़ी कंपनियों के सीईओज भारतीय हैं। आज वहाँ पे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारतीय है। जहाँ पे कहते थे इंडियन ब्लैक, महात्मा गांधी जी के समय में ब्लैक्स डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, आज वहाँ पे कुत्ता भी है तो इंडियन भी है। ये गौरवशाली भारत का जो इतिहास ने एक नया कायाकल्प हुआ है, उस पर गर्व होना चाहिए हम लोगों को। और ये हम जो, और महंगाई की बात तो 1947 से हो रही है। इनके राज में महंगाई नहीं थी, इनके राज में सबके पास नौकरियां थी। उस समय हमारे मेड्स जो थे ना, हमारे बच्चों के चीथड़े ले जाके सिल के पहनाते थे। आज हमारे मेड्स मतलब बात नहीं करते हैं उनको, अगर हम 1000 रुपये से कम दें, 2000 रुपये से कम दें। आज सबका लाइफस्टाइल की क्वालिटी बढ़ चुकी है, और आप महंगाई की बात करते हैं। इतनी पेइंग कैपेसिटी आपकी बढ़ चुकी है। जो आप 2000 रुपये आज से पहले कमाते थे, आज वही लोग 40-40, 50-50 हज़ार रुपये की तनख्वाहें मिल रही हैं। तो आप कैसी बात करते हैं? आखिरी सवाल मैम, आपको क्या लगता है ये जो इंडिया गठबंधन है राहुल गांधी की, वो इस बार 2024 में कितना कमाल दिखा पाएगी? क्या एनडीए को टक्कर दे पाएगी? और आप इस बार किन मुद्दों पे अपनी सरकार चुनोगी? देखिए, ये ना आपस में, क्योंकि ये लोग सब एंटी एनर्जीज हैं, ये एक दूसरे को काट के एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए अब साथ हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए कुछ तुकबंदी के लिए ये लोग अभी फिर बिखरेंगे। अभी पावर स्ट्रगल होगी इनके बीच में कि आपको ये चाहिए ही चाहिए। उसके बीच में होगा क्या, ये अपना ही नुकसान करेंगे और पोलराइजेशन ऑफ वोट्स होगी, जिसका सीधा फायदा एनडीए को होगा। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। इसका बेसिकली बेनिफिट एनडीए को होने वाला है। ये I.N.D.I.A पहले ही बिखरा हुआ है, इसने और बिखर जाना है। अभी तो आपके आगे आई तो रहा है कि वहाँ पे केजरीवाल जी के अगेंस्ट ये बोल रहे हैं, तो कहीं ममता जी राहुल जी के अगेंस्ट बोल रही हैं। तो अभी बहुत चीज़ें होंगी, इनकी नहीं बन सकती, क्योंकि हर एक को पावर चाहिए, और जब सबको पावर चाहिए तो किसी को नहीं मिलती है। और वहाँ पे एक ही इंसान है सारा, क्योंकि हमारे यहाँ एनडीए में क्या है, एक ही रिप्रेजेंटेटिव है। अब यहाँ पे 10-26 सर वाला रावण है, तो कभी एक सर ऊपर उठता है तो कभी दूसरा उठता है। आपस में लड़ते रहेंगे, और राम जी अपना धनुष चलाएंगे, नाभि पे मारेंगे, और जय श्री राम होगा। जी, थैंक यू मैम।